बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ओके, सो वी वर डिस्कसिंग दैट केस जो टाइप 1 डायबिटीज और थायराइड के साथ हाइपोथायरॉइडिज्म के साथ पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट हुआ था बेसिकली। अच्छा जी, अब हम जरा इन्वेस्टिगेशन उसकी यानी रिपोर्ट्स, लैब रिपोर्ट्स देख लेते हैं। पेज नंबर 148 के ऊपर होंगे इन्वेस्टिगेशंस क्या कह रही हैं जी। यूरिन एनालिसिस शोज ग्लाइकोसूरिया एंड एन एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन्स। अच्छा, यूरिन एनालिसिस क्या होता है बेटे? यूरिन एनालिसिस को कहते हैं यूरिन एनालिसिस। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं, समटाइम्स हम ना हमें लगता है कि पता नहीं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज बहुत मुश्किल हैं या जनाब हॉस्पिटल्स में कैसे यूज होती हैं। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती मेडिकल टर्मिनोलॉजी। सिर्फ एक दफा आपको बेसिक सेंस डेवलप हो जाए ना कि क्या वर्ड टर्मिनोलॉजी कैसे बन रही है, तो आप खुद ही से कॉमन सेंस यूज करके भी। अब देखो, यूरिन एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ यूरिन, ठीक है। तो जब हमने यूरिन एनालिसिस रिपोर्ट देखी तो उससे हमें पता चला कि उस इंडिविजुअल को, उस पेशेंट को, टॉम को ग्लाइकोसूरिया है, ठीक है। ग्लाइकोसूरिया होता है बेटे जब हमारा ग्लूकोज जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो रहा होता है। एंड एन एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन्स। अच्छा, अब कीटोन्स क्या होते हैं जी? कीटोन्स बेटे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी तब प्रोड्यूस करती है जब हम बहुत ज्यादा बेसिकली हमारी प्रोड्यूस हो रही होती है कीटोन बॉडीज जब हमारी डायबिटीज होती है या हमारी जो डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट्स में कम होती है। फैट्स को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं ना हमारी बॉडी, तो वहां पे कीटोन्स ज्यादा हमारे प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं कीटोसिस, ठीक है। यानी कीटोन्स वो सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी में तब प्रोड्यूस होते हैं जब हमें डायबिटीज होता है। हमारी ये भी हो सकता है कीटो डाइट जैसे करते हैं। आपको पता है ना कीटो डाइट में क्या हम फैट बेस्ड चीजें ज्यादा ले रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हम बिल्कुल तकरीबन नील ले रहे होते हैं। तो या डायबिटीज का केस होता है या फिर हमारी डाइट में फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोनों केसेस में कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं और उस प्रोसेस को कीटोसिस कहते हैं। कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज इज हाई at 22.8 millimole per liter and this finding is confirmed by measurement of venous glucose. अच्छा, पाकिस्तान में बेटे जो यूनिट यूज होता है उसको हम कहते हैं mg पर डेसीलीटर, मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। ये हमारे कहते हैं ना लोग, आपने अक्सर सुना हो जी, मैंने शुगर चेक की, अपनी कॉमन टर्मिनोलॉजी में हम बात कर रहे होते हैं, मैंने जी शुगर चेक की, मेरी 120 आ गई फास्टिंग में तो भाई बहुत ज्यादा है, या 150 आ गई तो बहुत ज्यादा, XYZ, ठीक है। तो वो 120 या 150 वो हम क्या यूनिट कह रहे होते हैं? mg पर डेसीलीटर, क्योंकि पाकिस्तान में mg पर डेसीलीटर में ही मेजर करते हैं। जो वेस्ट है वहां पे नॉर्मली यूनिट चलता है मिलीमोल्स पर लीटर, ठीक है, मिलीमोल्स पर लीटर। ये जैसे यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई 22.8। तो इसका बेटे बहुत सिंपल सा होता है कन्वर्जन। जब भी हमने मिलीमोल्स पर लीटर को mg पर डेसीलीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो हमने उस वैल्यू को 18 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे वैल्यू आ रही है 22.8, तो मैं अभी आपके सामने मोबाइल पे मैंने अपना कैलकुलेटर खोला है, 22.8 को 18 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो वैल्यू बन जाएगी 410.4 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू हो जिसको हम मिलीमोल पर लीटर से mg पर डेसीलीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम सिंपली उसको 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जनाब इसके अलावा HbA1c, हीमोग्लोबिन A1c कंसंट्रेशन की जो वैल्यू थी वो 70 मिलीमोल्स पर मोल आई उसकी, ठीक है, वो भी ज्यादा है। हीमोग्लोबिन HbA1c एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायबिटीज को डायग्नोस करने के लिए टेस्ट होता है, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइसेटेड का मतलब होता है कि वो हीमोग्लोबिन जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड होती है परमानेंटली, ठीक है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट HbA1c अक्सर डॉक्टर्स आपको लिख देते हैं कि जी अच्छा आपको यूरिनेशन ज्यादा आ रही है या आपको प्यास ज्यादा लग रही है, क्या आप अपना HbA1c टेस्ट कराओ, ठीक है, स्टफ लाइक। फिर इसी तरह से जी ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड आइलेट सेल एंटीबॉडी टेस्ट्स आर पॉजिटिव इस पेशेंट के। अगेन अब इसमें घबराना नहीं है कि पता नहीं कोई मुश्किल सा नाम आ गया, ये सिंपल हमारी एंटीबॉडीज के नाम है। ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज ये बेसिकली एक एंजाइम होता है, ठीक है, और ये हमारे पैनक्रियाज के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है।
और इसको हम टाइप 1 डायबिटीज के लिए हम नॉर्मली चेक करवा रहे होते हैं। इसी तरह जी आइलेट ऑटो एंटीबॉडीज जो हैं ये भी हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा होता है और ये भी टाइप 1 डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो अगर हमें किसी पेशेंट में ये डाउट होता है कि जी टाइप 1 डायबिटीज हो तो फिर हम ये वाले टेस्ट उसको ऑर्डर करते हैं। थायराइड फंक्शन जो है वो उससे हमें पता चला कि डोज जो है वो लीवोथायरॉक्सिन की ठीक ले रहा है। अच्छा, अब डायग्नोसिस पे आ जाते हैं। डायग्नोसिस जनाब, हमने इन सारी चीज़ों के बाद कंक्लूजन पे हम ये पहुंचे कि इस पेशेंट को टॉम को टाइप 1 डायबिटीज़ है और उसकी रीज़न ये है कि उसका ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और आइलेट सेल एंटीबॉडी रिजल्ट से दोनों उसके जो है वो पॉजिटिव हैं। फिर जनाब उसकी फैमिली हिस्ट्री भी इस चीज़ को सजेस्ट करी है, साथ में उसको ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म भी है। ठीक है, अब हमने उसको टाइप 1 में आपको पता है कि नॉर्मली ये होता है कि इंसुलिन एब्सोल्युटली प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। तो जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता तो हमने बॉडी को इंसुलिन कहाँ से देना होता है? आउटसाइड से देना होता है। आउटसाइड से हम कैसे देते हैं? इंसुलिन थेरेपी के थ्रू। ठीक है, तो हमने उसी दिन उसकी इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट कर दी। साथ ही उसको हमने बेसिक डाइटरी एजुकेशन दी कि जनाब आपने फ्रूट जूस को जो आप कंज्यूम करते हैं वो भी आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसकी बजाय आप प्लेन वाटर कंज्यूम करें। फिर इसी तरह से रिफाइंड कार्ब्स आप कम से कम कंज्यूम करें, होल ग्रेन्स लें, फैट की कंजम्पशन कम कर दें, थिंग्स लाइक। ठीक है जी, सो होपफुली ये पूरे का पूरा केस जो है ये हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने वो जो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट हुआ था उसको हमने किस तरह से डील किया और किस तरह से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जनाब इस पेशेंट को, पर्टिकुलर पेशेंट को हमारे पास जो है वो टाइप 1 डायबिटीज का प्रॉब्लम है, जो कि अभी तक डायग्नोज नहीं हुआ था, हमने उसको डायग्नोज किया। अब जी केस 2 पे आ जाते हैं, पेज नंबर 148, केस 2, रेकरेंट थ्रश। ठीक है, रेकरेंट थ्रश। अच्छा जी, Mrs. Evans, age 55 years, presents to her GP with white vaginal discharge and severe pruritus या itching, जिसको कहते हैं 1 week duration। अच्छा जी, एक खातून आई है फीमेल, उनका ये है कि वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उनके पास, या कि उन्होंने अपने जीपी को बताया, जनरल प्रैक्टिशनर को, और उसके साथ उन्हें सिवियर प्रूराइटिस है। प्रूराइटिस का बेटा मतलब होता है जब हमें यू नो वी फील द अर्ज टू रब आवर स्किन, स्क्रैच करने का, जब हमें खारिश जब हमें स्किन के ऊपर होती है बहुत सख्त किस्म की, अगर हम ना करें तो हमें इरिटेशन होती है, उसको हम प्रूराइटिस कहते हैं, या इच भी कह सकते हैं। इचिंग आपने सुना होगा नॉर्मली टर्म। When अब interpretation हम उसकी क्या कर सकते हैं? When considering the cause of vaginal discharge, sexually transmitted diseases should be considered. However, in a woman over 50 years old, the most common causes Candida albicans. अच्छा, वो ये कह रही हैं कि पहली चीज तो ये कि अगर वेजाइनल डिस्चार्ज अगर आप किसी भी फीमेल में देखें तो आपने उसको ये जरूर देखना है कि कहीं कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं है, HIV, गोनोरिया, सिफिलिस, या आपने नाम FSC में भी पढ़े हुए हैं, आपको शायद याद हो। अगर वो नहीं है तो जैसे हमारे केस के अंदर वो फीमेल 55 इयर्स की है, 50 प्लस है, 50 प्लस की जो बेटे वुमेन होती है उनके अंदर अगर थ्रश होता है ना, तो वो सबसे ज्यादा किस वजह से होता है? कैंडिडा एल्बाइकन्स। कैंडिडा एल्बाइकन्स एक फंगस, तो ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से थ्रश होता है ना। फर्दर हिस्ट्री जब हमने उसकी ली खातून की तो हमें पता चला कि जनाब उसको 2 एपिसोड हुए थ्रश के पिछले 6 महीनों में, और उसको उसने ट्रीट किया अपनी मेडिसिन के साथ, नाम भी लिखा हुआ है कॉट्रीमाजोल पेस्टरीज, जो अगेन आपको जरूरत नहीं है याद करने की, ज़ाहिर डॉक्टर ने उसको प्रेस्क्राइब की, जो हम वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए हम यूज करते हैं। और उसके बाद वो मेडिसिन यूज करने के बाद सिम्टम्स उसके इम्प्रूव हुए, लेकिन फिर कुछ अर्से के बाद वापस वही सिम्टम्स। ठीक है, और जाहिर है फिर उसको वो इचिंग होती है, तो वहाँ पे उसको अनकंफर्टेबल सेंसेशन होती है। अच्छा जी, अब पार्टनर की कोई सिम्टम्स नहीं है और शी हैज नो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स इन द पास्ट 30 इयर्स। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि वो भी हर वक्त फटीग्ड और लेथार्जिक, थकी थकी हर वक्त रहती हैं, और ये हुआ है कि पिछले 1 साल में उसने 10 kgs वेट पुट ऑन कर ली है। कितना पुट ऑन कर लिया? 10 kgs, जो 1 साल में अगेन काफी ज्यादा है। और जनाब इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये है कि शी हैज ऑस्टियोआर्थराइटिस इन हर राइट नी।
और आपको पता ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस, ठीक है, जो हमारा जॉइंट्स को डैमेज कर रहा होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली नीज में या स्पाइन में या इवन हैंड्स में भी बहुत सारे लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। अच्छा, नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो डेफिनेटली आप इमेजिन कर सकते हो कि उस साथ उनकी मोबिलिटी, मूवमेंट बहुत कम हुई हुई है। क्यों? उसकी भाई सिंपल सी रीजन है कि हमारा जो भी बॉडी वेट है वो जाहिर है हमारा नीज ले रहे होते हैं। तो जब नीज के अंदर जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो जाहिर है उसको मूव करने में तो प्रॉब्लम होगी ना, और प्रॉबेबली उसके वेट गेन करने की भी यही वजह है कि जाहिर है जितना मोबिलिटी उसकी कम होगी ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से उतना उसको वेट गेन होगा। अच्छा जी, अब वो फिर रेमिप्रिल भी लेती हैं, हाई ब्लड प्रेशर की एक मेडिकेशन होती है जो 3 साल पहले उनको हुआ था। 20 सिगरेट्स तक वो रोजाना पी लेती है खातून, और उसकी बड़ी बहन को रिसेंटली टाइप 2 डायबिटीज डायग्नोज, ठीक है। अच्छा, उसकी मदर को भी डायबिटीज था और वो 64 इयर्स की एज में उसकी मदर की डेथ हुई ड्यू टू स्ट्रोक। इसका मतलब है, इससे हमें पता चल रहा है कि भाई अच्छा ओके, फैमिली बड़ी बहन को भी डायग्नोज हो गई, मदर को भी डायबिटीज थी, मदर की डेथ भी स्ट्रोक से हुई, तो इसका मतलब है जीन्स में गड़बड़ तो है। अब हमने फर्दर जब एग्जामिन किया तो हमें पता चला कि मिसेस इवंस ओबीस हैं, बीएमआई उनका 34.2 है। ये आपको पता है बीएमआई 30 से ऊपर जब होता है तो ओवरवेट ओबीस सॉरी होता है, बल्कि 35 के करीब करीब है, ओबेसिटी क्लास 1 और 2 के बॉर्डर पे है, ठीक है। अच्छा, एकेंथोसिस निग्रिकेंस उनको नहीं है। एकेंथोसिस निग्रिकेंस क्या होता है? अगेन डोंट वरी अबाउट द डिफिकल्ट मेडिकल टर्मिनोलॉजी। ये बेटा नॉर्मली हमारी जो स्किन होती है ना वो ग्रेइश ब्राउनिश कलर की, डार्क कलर की हो जाती है, दाग सा पड़ जाता है, ठीक है। तो ये इसमें कोई सी अच्छा, और इसके अलावा स्ट्रेच मार्क्स वगैरह भी उनको कोई नहीं है। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, 150/92 है उनका। जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो थिक वाइट कलर का है, ठीक है, और उसका सैंपल उन्होंने लैब में भेज दिया फर्दर डायग्नोसिस के। अब फाइंडिंग्स को हम इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं? चलिए, 20 वुमेन है, 55 इयर्स की, कैंडिडा एल्बाइकन्स का इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, ब्लड ग्लूकोज जो है वो हाई है लेवल्स, और जब ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई होते हैं तो कैंडिडा एल्बाइकन्स एक ऐसा फंगस है बेटे जो जिसकी ग्रोथ फेवरेबल हो जाती है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई होते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मोस्ट प्रॉब्ली जो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसकी वजह से उसकी ओबेसिटी हो रही है। जो फटीग या बहुत ज्यादा थकावट वो कह रही है मैं फील कर रही हूँ, वो जनाब हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से भी हो सकती है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बहुत ज्यादा है, या फिर इसके अलावा स्लीप एपनिया की वजह से भी हो सकती है। और इसका मतलब है कि हमें टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। स्लीप एपनिया स्लीप डिसऑर्डर होता है बेटे जिसके अंदर हमारी जो ब्रीदिंग है वो कंटिन्यूसली हमारी स्टॉप होती है, स्टार्ट होती है, स्टॉप होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। तो उसके अंदर जाहिर है फिर हमारी जो नींद है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब, ठीक है। तो जैसे पहले केस में हम देख रहे थे भाई वो लीन था, फिर उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था, हाइपोथायरॉइडिज्म, तो हमारा डाउट कहाँ जा रहा था? टाइप 1 डायबिटीज की तरफ से। अब जनाब खातून ओबीस है, साथ में फैमिली हिस्ट्री है, साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ओबेसिटी है, तो ये सारी चीजें किस चीज को इंडिकेट कर रही है? डायबिटीज को। लेकिन कौन सी वाली डायबिटीज को? टाइप 2 वाली डायबिटीज को, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन जब हमने उसकी देखी तो यूरिन एनालिसिस, यानी यूरिन के एनालिसिस से ग्लाइकोसूरिया पता चला, यानी इसके भी यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहा है। रैंडम वीनस ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, 12 मिलीमोल्स पर लीटर है। 12 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई कर लें तो 216 बन जाता है। HbA1c भी हाई है, 69 मिलीमोल्स पर मोल है, ठीक है। तो सारी चीजें हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को शो कर रही हैं। अच्छा, अब डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो एक्चुअली जो टाइप 2 डायबिटीज है उसकी वजह से इस खातून को कैंडिडा एल्बाइकन्स ने अटैक किया, क्योंकि जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कैंडिडा एल्बाइकन्स एक ऐसा फंगस है जो बेटे जिसकी ग्रोथ फेवरेबल हो जाती है, जिसकी ग्रोथ आसान हो जाती है जब हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जनाब इस खातून को कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क भी हाई है। क्यों हाई है? ओबीस है वो, 20 सिगरेट्स पी रही है दिन में, हाइपरलिपिडीमिया इसको, हाई ब्लड प्रेशर भी है, हाइपरटेंसिव भी है, फिर मदर का लिखा हुआ था कि स्ट्रोक से डेथ हुई, तो इसका मतलब है वास्कुलर डिजीज की भी फैमिली हिस्ट्री है, तो सारे का सारा इसका डायग्नोसिस। तो हमने उसको क्या किया जी? हमने उसको डाइट एडवाइस दिया, लाइफस्टाइल एडवाइस दिया, सो दैट उसका डायबिटीज बेटर हो सके,
वही अगेन रिफाइंड कार्ब्स वाली बात, होल ग्रेन्स वाली बात, लेस फैट कंजम्पशन वाली बात, लेस सैचुरेटेड फैट्स कंजम्पशन वाली बात, फाइबर का इंटेक इंक्रीज करने का हम कहेंगे। फिर इसके अलावा लाइफस्टाइल में हम उसको एडवाइस देंगे कि जी अपने सिगरेट स्मोकिंग की हैबिट, डेफिनेटली जो बंदा 20 सिगरेट दिन के पीता है वो एकदम से छोड़ तो नहीं देगा, बट यू नो कंपैरेटिवली उसको वो थोड़ा सा कम कर सकता है, एटलीस्ट 20 की बजाय मे बी 15, 12, 10 तक तो आ सकती है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि वंस उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कंट्रोल होंगे तो कैंडिडा अल्बाइकन्स जो फंगल ग्रोथ है वो खुद से ही कम होना शुरू हो जाए, ठीक है। और साथ में हमने उसको वही मेडिसिन कंटिन्यू करने के लिए कहा है, क्लोट्रिमाजोल पेसिरी जो है, जो वो पहले ले रही थी, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है कि वो अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को भी कंट्रोल करे, क्योंकि सिर्फ मेडिसिन उस फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करेगा जब तक वो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को ठीक नहीं करेगा। टेबल 3.2 में आपका डायग्नोसिस बेटे दिया हुआ है कि आपने क्या नॉर्मल लेवल्स होते हैं और क्या इंक्रीज लेवल्स होते हैं। अगेन ये फास्टिंग ग्लूकोज और रैंडम अगर आप देखो तो ये मिली मोल्स पर लिटर में दिए हुए हैं यहाँ पे। तो पाकिस्तान में जैसे मैंने बार बार बता चुका हूँ कि हम mg पर डेसीलीटर में यूज करते हैं। तो अगर फास्टिंग की हम बात करें, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो 7 का मतलब है हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो भाई 7 into 18 आपने करना है 126, ठीक है। इसी तरह रैंडम का मतलब होता है जो खाना के बाद होती है, तो वो 11.1 दिया, 11.1 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तकरीबन 200, ठीक है। तो अगर इससे ज्यादा है, खाना खाने के बाद आपकी 200 से ज्यादा है, या फास्टिंग में आपकी 126 से ज्यादा है, तो फिर आप डायबिटिक है। इसी तरह से फिर प्री डायबिटीज का भी दिया हुआ है, वो भी आप 18 से कर सकते हो मल्टीप्लाई। नॉर्मल रिजल्ट के लिए भाई आपका रैंडम जो है वो 108 से कम होना चाहिए, और खाना खाने के बाद आपका जो लेवल है वो 140 से कम होना चाहिए, तो दैट मींस कि आप नॉर्मल, ठीक हो गया। सो बेटे आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये दोनों केसेस बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि देखो ऑलवेज रिमेंबर कि जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की भी, तो जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हो तो ये वो प्रैक्टिकली केसेस हैं जो आपके सामने डिफरेंट तरह के आ रहे होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे केसेस को आप किस तरह से हैंडल कर सकते हो और क्या उसके अंदर आपका रोल हो सकता है एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात स्टार्ट करते हैं हम टाइप 1 डायबिटीज की डिटेल में। पेज नंबर इज 150। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और इसके अंदर हमारा एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, या फिर बहुत ही कम इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इसमें ये टाइप 1 की तरफ हमें ले जाता है। और ऑटो इम्यून होता है। नॉर्मली ऑटो इम्यून का मतलब है कि हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही इम्यूनिटी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। हमारे ही बॉडी के जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है आपकी इम्यूनिटी को ऑप्टिमाइज करने में, तो हमारे ही प्रोटीन के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। एपिडेमियोलॉजी करने की आपको जरूरत नहीं है। एपिडेमियोलॉजी का मतलब है जी कहाँ पे प्रेवलेंस कितनी है, और ये यूके का दिया हुआ तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। एटियोलॉजी, अच्छा जी, अब जो कॉज है टाइप 1 डायबिटीज की वो हम एब्सोल्युटली श्योर नहीं है, लेकिन जाहिर है जेनेटिक फैक्टर्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कुछ इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनके कॉम्बिनेशन की वजह से हो सकते हैं। ऑटो इम्यूनिटी मैंने बताया, कई बार बता चुका हूँ कि ऑटो इम्यूनिटी होती है इसके अंदर। तो ऑटो इम्यून जो जब रिएक्शन होता है तो हमारे जो पैनक्रियाज के बीटा सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आपको पता है इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होती है? मेनली फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। तो जब पैनक्रियाज के बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। और जब हम हमने पोस्टमार्टम स्टडीज जब की तो उससे हमें पता चला कि टाइप 1 के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर इंसुलाइटिस होता है। इंसुलाइटिस आइटिस बेटे जब भी किसी टर्मिनोलॉजी के एंड पे आता है ना, तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट ऑर्गन। तो इंसुलाइटिस का मतलब है भाई इन्फ्लेमेशन ऑफ आइलेट सेल्स ऑफ लैंग्रेन्स, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स में इन्फ्लेमेशन होते हैं आइलेट सेल्स की, जिनको टाइप 1 डायबिटीज होती है। और कॉमन ऑटो एंटीबॉडीज जो सीरम, ब्लड सीरम से हमें पता चलती हैं, वो ऊपर भी आ चुके हैं, ग्लूटामिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेज, एंटी टायरोसिन फॉस्फेट और आइलेट सेलेन, ठीक है। अगर ये तीनों एंटीबॉडीज हों तो हमारे ब्लड सीरम में, तो पेशेंट को 90% रिस्क होता है टाइप 1 डायबिटीज होने का। 10 साल में उसको टाइप 1 डायबिटीज हो जाएगा, 90% चांसेस होगा।
अब जरा जेनेटिक फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स के अंदर बेटे सेवरल जीन्स जो हैं, सिर्फ एक जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है टाइप 1 डायबिटीज के लिए, एक से ज्यादा जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। वो कौन कौन सी जीन्स हैं जी, ये जरा सा आपको जरा रट्टा लगाना पड़ेगा। जीन्स के नाम जाहिर है याद ही करने हैं, उसमें कुछ हो नहीं सकता। सबसे ज्यादा जो जीन इन्फ्लुएंस करती है टाइप 1 डायबिटीज को, उसका नाम है HLA। HLA स्टैंड्स फॉर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, और ये क्रोमोसोम 6 के ऊपर होती है। ठीक है, फिर इसके अलावा HLA के अलावा HLA DR3 एंड HLA DR4, ये एलील्स हैं जो 90% टाइप 1 के पेशेंट्स के अंदर प्रेजेंट होती है हमारे। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ये नाम है, ये जाहिर है आपको थोड़ा सा याद ही करने पड़ेंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इसके अंदर? एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं जो हमें टाइप 1 डायबिटीज जिनकी वजह से हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हर बंदे को, जिसको भी ये वाला एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसको टाइप 1 होनी है, लेकिन ये कि उसके चांसेस बढ़ सकते हैं। जैसे अर्ली एक्सपोजर टू रूबेला वायरस, अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ काउज मिल्क, ये वो दो मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून प्रोसेस स्टार्ट हो सकते हैं। रूबेला वायरस बेटे नॉर्मली होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रूबेला क्या है, रूबेला एक वायरस का नाम है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर रूबेला वायरस से मदर एक्सपोज हो जाए तो फिर ये होता है कि बच्चों के अंदर रूबेला वायरस आ जाता है और उसकी वजह से ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और इसी तरह से जनाब दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम काओ का मिल्क बहुत जल्दी बच्चे को वीनिंग स्टार्ट करा दें, वीनिंग का मतलब होता है कि जब हम नहीं, खैर सिर्फ वीनिंग नहीं, यानी अगर हम बच्चे को दे ही काओ मिल्क रहे हैं तो उसके अंदर भी समटाइम्स ऐसा होता है कि ऑटो इम्यूनिटी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इन दो फैक्टर्स की वजह से भी, यानी जेनेटिक फैक्टर्स भी और ये दो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अगर हैं तो फिर टाइप 1 डायबिटीज होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, एज सच कोई प्रिवेंशन नहीं है टाइप 1 डायबिटीज की। वैक्सीनेशन भी अभी तक कोई ऐसी इम्यून सिस्टम को यानी डिस्ट्रक्शन से प्रिवेंट करने की कोई अभी तक डेवलप नहीं हुई जिसको हम यूज कर सकें। पैथोजेनेसिस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे बीटा सेल्स बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इसके अंदर। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। 3-4 मेजर चीजें। पोलीयूरिया होता है टाइप 1 के पेशेंट्स में, यानी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। पोलीडिप्सिया होता है यानी फ्रीक्वेंट थर्स्ट और अनइंटेंशनल वेट लॉस। ठीक है, इसके अलावा ये तीनों तो हर टाइप 1 के पेशेंट में होंगे। इसके अलावा ज्यादातर पेशेंट्स में हाइपरफेजिया भी हो सकता है, यानी एक्सेसिव हंगर, भूख बार बार लगती है। वेट लॉस होता है ना, तो वेट लॉस होगा तो भूख लगेगी। ब्लड विजन, यानी नजर ठीक नहीं रहती, ऐसी चीजें घूमती हुई नजर आती हैं। ठीक है, फैटीग बहुत ज्यादा आपको फील होती है। लेसीट्यूड आपको फील होता है। ठीक है, लेसीट्यूड हमारी फिजिकल या मेंटल टायर्डनेस, जो लैक ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, उसको हम कहते हैं। ठीक है, इसी तरह मसल क्रैम्प्स फ्रीक्वेंट हो सकते हैं। फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, ये जैसे अभी हमने इस केस में भी देखा कि उस खातून को जी फंगल कैंडिडा अल्बाइकन्स का इन्फेक्शन हुआ था वेजाइना के अंदर। और इसी तरह से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी ज्यादा होते हैं। मैंने पहले आपको थोड़ी देर पहले बताया था कीटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है बॉडी में जहाँ पे हमारी कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होती हैं और वो फिर हमारे यूरिन के अंदर हमें शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह कीटोएसिडोसिस के अंदर ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जो टाइप 1 के पेशेंट्स को हो सकती है, और इसके अंदर हमारी बॉडी फैट को बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है और हमारा जो फिर लिवर है वो फैट को कीटोन्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है और उसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो एसिडिक होना शुरू हो जाता है और इस प्रोसेस को हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। यानी इस ब्लड एसिडिक हो रहा है किस वजह से? कीटोन्स की ओवर प्रोडक्शन की। ठीक है, कीटोसिस जब हम बेटा टर्म यूज करते हैं तो वो लेस सिवियर टर्म है। जब हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस टर्म यूज करते हैं तो वो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस कंडीशन, वो उसमें सिवियरिटी उसकी बहुत ज्यादा हो। अच्छा जी, अच्छा, कंफर्मेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। अब ऊपर मैंने आपको टेबल बताया था कि जी रैंडम हमारा कितना होना चाहिए और फास्टिंग हमारा कितना होना चाहिए। ठीक है,
सबसे अच्छा जो हमारा इंडिकेटर होता है ना वो होता है HbA1c, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन। HbA1c मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहते हैं कि सबसे अच्छा जो बेस्ट इंडिकेटर है आपकी डायबिटीज के डायग्नोसिस का वो HbA1c। उसकी रीजन ये है कि बेटे HbA1c बेसिकली हमारी लास्ट 3 मंथ्स की एवरेज ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बता रहा हूँ, ठीक है। और 3 मंथ्स की क्यों, 3 मंथ्स की इसलिए हम लेते हैं कि देखो ये क्या चीज है, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स का जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो 8 to 12 वीक्स होता है, ठीक है। तो उसके अंदर फिर यह है कि हमें एक अच्छी विंडो मिल जाती है, हम ये नहीं श्योर होते हैं कि अगर HbA1c हाई आ रहा है तो इसका वाकई मतलब है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई हैं। अगर हम कोई और टेस्ट की तरफ जाते हैं तो उसमें समटाइम्स देखो एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल इसकी मैं देता हूँ। मैंने 4 गुलाब जामुन खा के अपना ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स चेक किया तो वो ज्यादा ही आएंगे ना। इट इज समथिंग वेरी कॉमन, एक कॉमन सेंस की चीज है। लेकिन अगर मैं HbA1c कराऊंगा ना तो मैंने 4 क्या 6 गुलाब जामुन भी खाए हैं, तो अगर मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पिछले 3 महीने में स्टेबल है तो वो मुझे स्टेबल ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो पिछले 3 महीने की एवरेज ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन है, वो पिछले कोई 3 घंटे की या 3 दिन की नहीं है, ठीक है। 6 गुलाब जामुन तो मैंने शायद पिछले 3 घंटे में खाए हैं, तो वो मेरे HbA1c को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक हो गया। हाँ ये जरूर है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे HbA1c आपका रिलायबल इंडिकेटर नहीं रहता डायबिटीज को डायग्नोज करने की, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसी कंडीशन जरूर हैं जहां पे HbA1c आपका रिलायबल इंडिकेटर नहीं होता डायबिटीज को डायग्नोज करने के लिए। वो कौन कौन सी हो सकती है कंडीशन? ये जनाब टेबल है 3.3 पेज नंबर 152, बिल्कुल बॉटम के ऊपर। टेबल इज 3.3 पेज नंबर 152 बॉटम पे। सो वो कंडीशंस क्या क्या हो सकती है? रैपिड ऑनसेट ऑफ डायबिटीज, जैसे अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा स्टीरॉइड्स या एंटीसाइकोटिक्स यूज करता है, अगर किसी को गेस्टेशनल डायबिटीज में लाइटिस रही है, वो भी तो जाहिर है 6, 7, 8 मंथ्स तक रहती है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर किसी बंदे की पैनक्रियाटिक सर्जरी हुई है या पैनक्रियाटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज रही है, इन सारी कंडीशंस में फिर हम HbA1c बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होता, क्योंकि हमारी ओवरऑल लॉन्ग टर्म जो है वो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ऑल्टर हुई होती है पहले से। इसी तरह कंडीशंस विद रिड्यूस्ड रेड सेल सर्वाइवल, यानी अगर किसी बंदे को कोई ऐसा इशू है जिसमें रेड ब्लड सेल्स की लाइफ स्पैन कम हो जाती है, तो भी तो हमारे HbA1c लेवल्स कम आएंगे ना। दिस इज अगेन कॉमन सेंस कि भाई HbA1c में बेटे हम क्या देख रहे हैं, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन परमानेंटली कितने ग्लूकोज कितने हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो यानी ग्लूकोज भी मैटर करती है, हीमोग्लोबिन भी मैटर करता है। अब अगर हमारी बॉडी में कोई ऐसी कंडीशन चल रही है जिसमें रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन कम है, तो भी तो हमारे HbA1c के लेवल्स गलत आएंगे ना। वो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं? पहली कंडीशन हीमोग्लोबिनोपैथी, यानी सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया। आपने यकीनन नाम सुना होगा सिकल सेल एनीमिया। भाई इट्स अ ब्लड डिसऑर्डर, इनहेरिटेड होता है अगेन, जिसमें आपकी हीमोग्लोबिन जो है वो उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी होती है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। आपको थैलेसीमिया अगेन सीरियस ब्लड डिसऑर्डर है, वो भी इनहेरिटेड होता है, जिसमें अगेन हमारी जो बॉडी है वो बहुत ही एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। और यानी हमारा जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, एनीमिया की तरफ हमें, बहुत अनकंट्रोल्ड एनीमिया की तरफ हम जाते हैं। अच्छा जी, इसी तरह रीनल डायलिसिस है, ऐसे पेशेंट्स जो एरिथ्रोपाइटिन के ऊपर होते हैं, उनका जब डायलिसिस होता है तो वहां पे भी फिर HbA1c कोई अच्छा इंडिकेटर नहीं है। एरिथ्रोपाइटिन एक हार्मोन होता है जो हमारी किडनीज प्रोड्यूस करती हैं, और बेसिकली ये हार्मोन रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो ऐसी जब कंडीशन होती है तो उस कंडीशन के अंदर भी हमारा HbA1c कोई अच्छा इंडिकेटर नहीं होता, ठीक है।
अच्छा जनाब, इसके अलावा स्प्लीनोमेगली यानी हमारा स्प्लीन एनलार्ज हो जाता है, हीमोलिटिक एनीमिया यानी ऐसा एनीमिया जिसमें रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, सीवियर ब्लड लॉस या ट्रांसफ्यूजन यानी हमने अगर ब्लड किसी को बहुत डोनेट किया है या 2 महीने में लेट से 2 दफ़ा 3 दफ़ा कर दिया है, या एक्सीडेंट में कोई ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, उसके बाद इसी तरह से यूज़ ऑफ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स यानी ऐसी हम ड्रग्स ले रहे हैं जिनके अंदर जो अगेंस्ट वायरसेस काम करती हैं, जैसे HIV एड्स के पेशेंट्स लेते हैं, तो इन सारी केसेस में भी HbA1c अच्छा इंडिकेटर नहीं है। इसके अलावा कंडीशन विद इंक्रीज्ड रेड ब्लड सर्वाइवल, ऐसी कंडीशन जिसमें रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन बहुत बढ़ जाता है, जैसे स्प्लीनेक्टमी यानी स्प्लीन का जब सर्जिकल रिमूवल हो जाता है वहां पे, और इस तरह से आयरन एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी, उसके अंदर डिक्रीज इरिथ्रोपाइसिस। इरिथ्रोपाइसिस होता है बेटे वो प्रोसेस जिसमें रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हो, ठीक है। तो इन सारी कंडीशंस के अंदर HbA1c अच्छा इंडिकेटर नहीं है। अगर ये कंडीशन नहीं है, और अगेन ये कोई बहुत कॉमन कंडीशन नहीं है, ये बहुत कम लोगों में होती है, अगर ये कंडीशन नहीं है या इनमें से कोई कंडीशन नहीं है तो फिर जनाब हमारा HbA1c सबसे रिलायबल इंडिकेटर है हमारा डायबिटीज को डायग्नोस, ठीक है। तो बेटे दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क, अदरवाइज हम इस लेक्चर को आज खत्म। जी बेटे कोई क्वेश्चन है किसी का? सर अगर हम ये टेस्ट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल अगर किसी में ये सर्टेन कंडीशंस हैं और अगर हम ये टेस्ट नहीं कर सकते तो इसके अलावा जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा हमारा? वो देखो बेटे अब वो डिपेंड करता है कि हमने हम हमारा डाउट किस तरफ जा रहा है, टाइप 1 की तरफ जा रहा है या टाइप 2 की तरफ हमारा जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि जी इनमें से कोई कंडीशंस हैं पेशेंट्स को और वो नहीं कर सकते, हम हमारा HbA1c अच्छा उसके अंदर इंडिकेटर नहीं है, तो फिर हम OGTT की तरफ जा सकते हैं। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है जिसके अंदर हम यानी पेशेंट को एक सर्टेन अमाउंट ग्लूकोज का देते हैं कंज्यूम करने के लिए, उससे पहले उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स देखते हैं और उसको कंज्यूम करने के बाद देखते हैं कि उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कितने, अगेन उसका कट ऑफ क्राइटेरिया होता है हमारे पास कि अगर इससे ज्यादा आया ग्लूकोज कंज्यूम करने के बाद तो हम उसको एज अ डायबिटिक हम उसको लेबल करेंगे, ठीक है। तो वो फिर डिपेंड करता है OGTT की तरह। ठीक है बेटे, सो अगर कोई और भी क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर के स्टार्ट में हम कर लेंगे। सो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।